सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। उनका ये दौरा कल यानी 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। 15 और 16 दिसंबर को जॉर्डन में रहने के बाद अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा पहुंचे। क्या कुछ विशेष हासिल हुआ उनकी जॉर्डन यात्रा से और क्या कुछ खास रहने वाला है इथियोपिया में, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं, एम्बेसडर प्रभुदयाल और एम्बेसडर गुरजीत सिंह। स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम तीनों देशों की यात्रा पर एक एक कर बात करेंगे। शुरुआत जॉर्डन से करते हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। आप पश्चिम एशिया में सेवारत रहे हैं। आपकी पहली टिप्पणी जानना चाहूंगा, क्या खास हासिल रहा प्रधानमंत्री की जॉर्डन यात्रा से? किन प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर हुए दोनों देशों के बीच? देखिए, भारत और जॉर्डन की ये जो पार्टनरशिप है, ये कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है और खास तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की है कि किस तरह से दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और अच्छे हों और मजबूत हों, और इकोनॉमिक रिलेशंस जो हमारे बहुत अच्छे हैं उनको किस तरह से हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलते जाएं। तो इस दौरे में 5 बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एक तो था MOU ऑन टेक्निकल कोऑपरेशन इन रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी। दूसरा एक MOU ऑन कोऑपरेशन इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। तीसरा एक ट्विनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पेट्रा एंड एलोरा। ये पैक्ट ऐसा है जो कि जॉर्डन की जो एंशिएंट सिटी है पेट्रा और भारत के एलोरा केव्स के बीच एक हेरिटेज कंजर्वेशन एग्रीमेंट कायम करता है ताकि कल्चरल कोऑपरेशन और बढ़े। इसके अलावा जो हमारे दोनों देशों के बीच में एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको 4 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया 2029 तक, और इस एग्रीमेंट के तहत जो दोनों देशों के बीच कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, कल्चरल कोऑपरेशन, उसको और मजबूत किया जाएगा। और 5वां जो एग्रीमेंट हुआ है वो एक लेटर ऑफ इंटेंट है कि हम दोनों देश डिजिटल सॉल्यूशंस पे शेयर करें अपने नॉलेज। ये खास तौर पे जॉर्डन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने बहुत तरक्की की है डिजिटल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में, और ये अब हमारी कोशिश है कि हम जितनी सहायता जॉर्डन की कर सकें उसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में उसमें हम करें ताकि वहां पर भी एक इंक्लूसिव गवर्नेंस हो पाए। तो इसके अलावा देखिए, दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुई वो किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ाया जाए ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें भी दोनों देश बात करते हैं कि किस तरह से हम कोऑपरेट ज्यादा कर सकते हैं। और सबसे एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि दोनों देशों के बीच में फर्टिलाइजर्स को लेके एक बड़ा मजबूत रिश्ता है। देखिए, भारत जो है बड़ा इंपोर्टर है जॉर्डन से फॉस्फेट का और फॉस्फोरिक एसिड का। इसके अलावा पोटैश भी हम वहां से इंपोर्ट करते हैं और ये हमारे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन में एक जॉइंट वेंचर भी कायम हुआ इंडिया और जॉर्डन के बीच, जिसमें वहां का जो रॉक फॉस्फेट है उसको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और वहां से वो इंपोर्ट होता है इंडिया को। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिनसे दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे। एक और दोनों नेताओं के बीच बात हुई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आईमेक कहते हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आप अगर संक्षेप में हमारे श्रोताओं को बताएं, ये आईमेक कैसे व्यापार को बढ़ाने में, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? देखिए, ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की पेशकश थी और कई देशों के साथ सम्मिलित होकर जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ था भारत में, उसके दौरान इसका उद्घाटन हुआ था। तो इसके पीछे जो सोच है वो ये कि किस तरह से भारत और यूरोप के बीच में एक ऐसा ट्रेड कॉरिडोर बने जिससे सब देशों का फायदा हो, न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज का, न सिर्फ भारत का, बट और भी देशों का जहां जहां ये कॉरिडोर पास करे। तो उसका रूट होगा भारत से, फिर ये अरेबियन सी से क्रॉस करके UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, फिर वहां से यूरोप।
तो इन सब देशों का फायदा होगा अगर ये कॉरिडोर बने, लेकिन क्योंकि सबका इसमें भला होगा कि इस तरह के कॉरिडोर से ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स में जो अदला बदली होगी वो और तेज होगी, और इससे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, बल्कि एक बहुत इजी सहूलियत वाला रूट बन जाएगा भारत और यूरोप के बीच में इन सब देशों के थ्रू। अब हम चलेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के दूसरे चरण पर, जो आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंच चुके हैं। एम्बेसडर गुरजीत सिंह, आप इथियोपिया में सेवारत रहे हैं, हमारे श्रोताओं को बताएं कि कैसे प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत विशेष है। प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है इथियोपिया की। जी धन्यवाद जी। प्रधानमंत्री इथियोपिया इस समय आ रहे हैं जबकि इथियोपिया अफ्रीका में एक उभरता देश है। उसकी पॉपुलेशन तकरीबन 132 मिलियन है, जो अफ्रीका में दूसरे नंबर पे है नाइजीरिया के बाद। उसकी जो ग्रोथ रेट है 23-24 में 8% था। तो ज्यादातर जब अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का जिक्र होता है तो इथियोपिया का नाम उसमें आता है। इथियोपिया का एरिया भी काफी बड़ा है और उसने रेड सी और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्टेबिलिटी लाने में कई प्रयास किए हैं। इसलिए इसका महत्व इथियोपिया का पूरे अफ्रीका में काफी है। और भारत के साथ तुम्हारे संबंध बहुत पुराने हैं, 2000 साल पुराने संबंध चले आ रहे हैं। उनके वहां जो चर्च बने हुए हैं उनमें कईयों में भारतीय आर्किटेक्ट का निशान मिलता है। और उसके बाद बहुत सारे भारत मूल के टीचर वहां गए, स्कूल के अध्यापक। तो हर इथियोपियन को कोई ना कोई या भारत के स्कूल का अध्यापक या भारतीय प्रोफेसर ने पढ़ाया हुआ है। इनकी संख्या अब कम हो गई है, लेकिन ये एक जो नाता छोड़ गए हैं ये बड़ा मजबूत है। इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने इथियोपिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी योगदान दिया और सबसे बड़ी लाइंस ऑफ क्रेडिट उनको दी गई थी, जो इथियोपिया ने अब सब सूद समेत लौटा दी है। भारत की जो निवेश है वो $4 बिलियन के ऊपर है। इसलिए भारत इथियोपिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पार्टनर है। हाल में भारत और इथियोपिया ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया और कुछ महीने पहले हमारी पहली डिफेंस कमेटी मीटिंग भी हुई। इथियोपिया अफ्रीकन यूनियन को होस्ट करता है। अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो इथियोपिया में है। इसलिए इथियोपिया के राजधानी एडिस अबाबा को अफ्रीका का राजधानी कहा जाता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई लीडर वहां आए होते हैं। ये कई पहलू हैं जिसकी वजह से इथियोपिया भारत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पार्टनर है और इसी पार्टनरशिप को दोहराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वहां स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल एम्बेसडर, प्रधानमंत्री जब इथियोपिया में हैं, आज वो पहुंचे हैं, तो वहां के आज के अखबारों में अगर हम देखें तो सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अधिकतर अखबारों ने बताया है कि कैसे, जो आपने भी जिक्र किया कि दोनों देशों के संबंध कैसे बहुत ऐतिहासिक रहे हैं और अब वक्त आ गया है इनको एक नई ऊर्जा देने का। ये वक्त वो भी है जब पूरी दुनिया एक तरह से उन देशों के साथ जुड़ रही है जिसमें भारत जैसा एक विकासशील देश है और इथियोपिया जैसा एक ऐसे द्वीप का देश है जो बहुत आकांक्षाएं रखता है विकास करने की। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ग्लोबल साउथ है उसके ये जो दो धुरी कहें, अगर अफ्रीका में इथियोपिया और भारत हमारे एशिया में, तो कैसे ये दो अब एक साथ मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बुलंद करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा ग्लोबल साउथ का जो ये पहलू है उसको और बढ़ाएगा। अब देखिए कि इथियोपिया ब्रिक्स में आ गया है 2023 से, और जो भारत ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट्स की थी उसमें इथियोपिया ने भाग लिया था। तो इथियोपिया भी जानता है कि भारत के साथ संबंध उसके फायदे में है। भारत और इथियोपिया के मैंने निवेश के बारे में आपको बताया कि हमारी ट्रेड है वो इतनी बड़ी नहीं है, वो तकरीबन $0.5 बिलियन है। ज्यादातर भारत के एक्सपोर्ट्स है। इथियोपिया से बहुत कम चीजें आती हैं। हालांकि इथियोपिया को ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम का फायदा मिलता है। इथियोपिया का जो लैंडलॉक कंट्री है उसकी जो पोर्ट जिबूती है, और जिबूती में भी भारत का जो निर्यात है तकरीबन $0.5 बिलियन का है।
अब जिबूती इतना छोटा देश है कि वो तो उसको हजम नहीं कर सकता है, तो वो आधा बिलियन जो वहां दिखाया जा रहा है वो भी इथियोपिया का ही निर्यात है भारत से। इसलिए भारत इथियोपिया ट्रेड को अगर आप असल में देखें तो तकरीबन $1 बिलियन तक है जी। इथियोपिया चाहता है कि ये ट्रेड बढ़े और वहां के एक्सपोर्ट ज्यादा हो और साउथ साउथ बेस पे जो भी हम एक दूसरे से काम कर सके, प्रोजेक्ट लगा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, एजुकेशन के संबंध बढ़ा सके, वो उनको बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल एम्बेसडर प्रभुदयाल, एम्बेसडर गुरजीत सिंह, हम आगे भी बात करते रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा अभी जारी है और हम आपसे जुड़ेंगे अगले कुछ दिनों में भी। तो हम अब चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण में। प्रधानमंत्री इथियोपिया के बाद ओमान जाएंगे। ओमान में भारत के राजदूत जीवी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता राजेश बाली ने बात की है। राजेश बाली इस समय ओमान में हैं और वो प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हैं वहां। तो आइए सुनते हैं इस विशेष साक्षात्कार के कुछ अंश। इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई है सर, उसको भी ओमान में शुरू करने का भी कोई है विचार? देखिए, यूपीआई ऐसा हमारा भारत का डिजिटल इंडिया का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है कि सारे दुनिया की उस पर नजरें पड़ी हुई हैं। इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हमको पता है कि डिजिटल जो भारत में होते हैं वहां विश्व में कहीं पर भी नहीं होते हैं। इस चीज से ओमान अवगत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल देख रहे हैं। यहाँ तो मैं कहूंगा कि बहुत सारे यहाँ के टेलीकॉम कंपनीज जो कि ऑल्सो फिनटेक कंपनी की तरह काम होता है, उन्होंने अपने यूपीआई को ऑलरेडी ही एम्ब्रेस कर लिया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ से अगर भारत पैसा भेजना चाहे तो उसको एक ऑप्शन मिलता है कि यूपीआई में ट्रांसफर करना चाहेंगे आप, तो इस टाइप की चीज भी यहाँ तो ऑलरेडी चल रही है। और भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके साथ में कहे हुए हैं, जैसे कि हमारा QR कोड रिकॉग्निशन एट द मर्चेंट लेवल, कि भारत को कोई व्यक्ति यहाँ पे टूरिज्म पे आए, किसी भी कारण से आए, क्या वो यहाँ पे सामान QR कोड को लेके खरीद सकता है, उसका होता है। एक तो रेमिटेंसेस के बारे में भी चल रहा है। छोटे मोटे रेमिटेंसेस आज की तारीख में भी यूपीआई के बेस पर हो रहे हैं यहाँ से ओमान से भारत की तरफ, लेकिन इसको और भी फॉर्मल तरीके से रेमिटेंसेस करके हमारे जितने भारतीय बंधु हैं यहाँ पे 6,75,000 और ओमान जो इंटरेक्ट करता है भारत से, क्या सीमलेस इंटरेक्शन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकता है, इसकी भी कोशिश हो रही है। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सेंट्रल बैंक है जो इससे डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं इस टाइप की कोलैबोरेशन को, वो भी आपस में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ओमान का सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। इसमें से बहुत सारी चीजें वर्क इन प्रोग्रेस है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और भी ऊंचाई को और गति प्राप्त करेगा। सर, जैसे हमने बात की है कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो आपसी रिलेशंस हैं, संबंध हैं, बहुत ही ज्यादा सदियों पुराने हैं सर। जो भारतीय सिनेमा है सर, उसमें क्या ओमान की जो पॉपुलेशन है वो अपना उसमें रुचि रखती है, सिनेमा देखती है भारतीय सिनेमा? भाई, सिनेमा के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की सिनेमा कितनी लोकप्रिय है। वो ये कि यहाँ तो रफी के नाम से लोग गाना गाते हैं। यहाँ कोई अपने आप को रफी बोलता है, कोई अरिजीत सिंह बोलता है, और उनके गाने भी इतना मधुर गाते हैं। सारे गाने बिना देखे हिंदी में फर्स्ट क्लास एक्सेंट के साथ में जो गाते हैं, उससे बिल्कुल लगता है कि यहाँ पर भारतीय सिनेमा के प्रति बहुत ही उनको प्यार है, उसको देखते हैं। यहाँ के बहुत सारे चैनल्स भी जो हैं लगातार भारतीय सिनेमा को उनको दिखाते हैं। साल पहले ओमान के सुल्तान आए थे भारत में, उस वक्त में दोनों ही हमारे लीडर्स ने, ओमान के सुल्तान साहब ने भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी टेररिज्म को कंडेम किया था सर, हर तरह के फॉर्म्स और मैनिफेस्टेशंस के बीच में। सो इस संदर्भ में सर, ये दोनों जो देश हैं, जो इतने आपसी संबंध इनके अच्छे हैं, ये पूरे विश्व में एक शांति का माहौल बनाने के लिए क्या कुछ इकट्ठा कर रहे हैं सर? मैं तो ये कहूंगा इसके बारे में कि भैया कि ओमान और भारत की जो सबसे जो बड़ी कॉमनैलिटी है, हम सारे के साथ दोनों के दोनों टॉलरेंट सोसाइटीज में आते हैं। हमारे यहाँ कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोगों को पूरी यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है कि अपना अपना धर्म को बनाए रखें और एक प्रकार से मिलजुल कर रहें। उस भावना के साथ में मैं कहूंगा कि ये ओमान हमारे साथ में आतंकवाद की भर्त्सना करते हुए लगातार बनाए हुए हैं। दिसंबर 23 में उन्होंने ये संदेश तो दिया ही था, लेकिन उसके बाद में जब पहलगाम में आतंकवादी लोगों ने हमला किया तो उसकी भी पूरे जोर शोर से ओमान ने भर्त्सना की। और हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आपस में लगातार संपर्क भी बनाए रहते हैं ओमान के साथ में, इसलिए दोनों देश लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये थी ओमान में भारत के राजदूत जी श्रीनिवास के साथ आकाशवाणी संवाददाता राजेश बाली की विशेष बातचीत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में